जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बुरहानपुर से अनिल सोले, आप देख रहे हैं गिलिटी न्यूज़ चैनल। हम विशेष मुद्दे पे आज अगर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस देश में ओबीसी की जातिगत जनगणना सरकार क्यों नहीं कराना चाहती। अगर ओबीसी की जातिगत जनगणना अगर हो जाती है तो क्या होगा, अगर ओबीसी की जाति जनगणना अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि इस देश में पशु पक्षी जंतु यहाँ तक कि तमाम जानवरों की भी गिनती होती है, लेकिन ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं होती। आखिर क्या कारण है। अभी ये तो शहरों की भी गिनती होने लगी, जो शहर है चीते हैं उनकी गिनती होती है क्या ओबीसी, लेकिन ओबीसी की नहीं होती। लेकिन जो सबसे खतरनाक जानवर है पशु शेर, उसकी गिनती हो सकती है, लेकिन पिछड़ा वर्ग की नहीं हो सकती। हमारे साथ में मराठा सेवा संघ के प्रदेश कई प्रदेशों के प्रभारी है प्रमोद महाजन सर। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ओबीसी की जातीय जनगणना अगर हो जाती है तो क्या लाभ होगा, अगर नहीं हो रही तो क्या नुकसान हो रहा है। पिछड़ी जाति की एक विभत्स कल्पना है कि पिछड़ी जाति का आज तक के जो भी आधार मंडल आयोग ने किया था वही न लागू होना चाहिए। इसलिए जो वैचारिक पातड़ी के लोग हैं उन्होंने मंडल आयोग के विरोध में कमंडल निकाला था, ये सभी को ज्ञात है। और उसी के पीछे का एक महत्वपूर्ण रीज़न यही है, जैसे कि अभी आपने भी आपके संबोधन में बताया कि यहाँ जानवरों की गिनती हो सकती है, उनकी पहचान हो सकती है, पर पिछड़ों की पहचान न हो ताकि वो अगड़ों के साथ में आकर न बैठ जाए। जबकि घटना के अंदर, संविधान के अंदर 341 और 341 जो सुविधा है, बाबा साहब की परिकल्पना थी वो, तो जब घटना बनी उसी वक्त देने का इरादा था, परंतु कुछ अगली जाति के लोगों ने वहाँ विरोध कर कर वहाँ एक आयोग बैठाने का प्रपंच किया। और आज से 75 साल से पिछड़ों को पिछड़ा ही कैसा रखा जाए, यह संकल्पना घटना के समय की आज तक के हम लोग भुगत रहे हैं। और यह अगड़ों पिछड़े की लड़ाई के अंदर ही पिछड़ों को यह नहीं देना, यह एक शासक दल का कार्य चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है ये। जबकि पिछड़ों का जाति की गणना करने से आज पूरी पिछड़ों को भी सहूलत नहीं मिल रही है। आज जो पिछड़े लड़ रहे हैं, जो पिछड़ों ने आज तक के पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए जो आंदोलन किए, उनमें से इन्हीं कुछ 10 से 20% लोगों को ही पिछड़ों का अभी तक के आरक्षण का फ़ायदा हुआ, और वो भी अभी उन्होंने निकाल लिया है। इसका ज्वलंत उदाहरण अगर हम माने तभी महाराष्ट्र के अंदर पिछड़ों का जो आरक्षण था राजकीय, वो सिर्फ कोर्ट ने इसीलिए निकाल दिया कि भाई इनकी गणना नहीं है। यानी जो मिला हुआ आरक्षण है, गणना न होने के कारण, घटना ने दी हुई तरतूद होने के बावजूद भी कोर्ट ने निकाल लिया। अब उसके दुष्परिणाम ये होगी कि महाराष्ट्र का उदाहरण देकर वो संपूर्ण भारत भर में लागू हो जाएगा। सर, आपने कोर्ट की भी बात करी, जिस प्रकार 3% ब्राह्मणों को आरक्षण मिल गया, लेकिन ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट खामोश है। तो वही बताया जा रहा हूँ ना कि ये वैचारिक जो माध्यम है, कोर्ट के अंदर भी बैठे हुए उसी विचार के लोग बैठे हैं, शासक में भी वही विचारों के लोग बैठे हैं। और आज की परिस्थिति के अंदर अगर हम ओपनली बोले तो सरकार को तो ये अगली जातियों का जो संचालन कर रही है संगठन, जिसका नाम आज बदनाम नाम है वो आरएसएस, उसने पूरा अपने कंट्रोल में रखा है। और जो आरएसएस की विचारधारा है वो ये जो सरकार है, ये सरकार आरएसएस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उसी में का एक है कि पिछड़ों की अगर जनगणना हो जाएगी तो हम अगले परेशानी में गिर जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। जबकि उनकी 3% लोगों के लिए 10% लोगों का आरक्षण किया गया है और वहाँ पे कोर्ट चुप बैठा है। ये विडंबना है इस भारत की। तो आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी पिछड़ों ने इकट्ठा होकर अगर आंदोलन छेड़ा तो ही पिछड़ी जाति का उद्धार हो सकता है, नहीं तो सब पिछड़ी जाति को आदिवासी जैसी लंगोट लग जाएगी। सर, जो पिछड़े वर्ग के हमारा जो नेता है, उन नेताओं की ना सीएम सुनता है ना पीएम सुनता है, फिर भी वहाँ लीडर है। देखिए, सबसे दुर्दैव इस बात का है कि मैं पिछड़ा हूँ और मैं पिछड़ा होने के कारण मुझे मतदान करो, ये कहने वाला पंतप्रधान भी पिछड़ा ही है। परंतु उसकी जो विचारधारा है
वो विचारधारा ही तो पिछड़ों को आगे नहीं आने दे रही है। सबसे बड़ी दिक्कत हिंदुस्तान की यही है। भारत के अंदर अगर डेमोक्रेसी नाम की चीज़ अगर होती तो पिछड़ों को आज तक के आरक्षण मिल जाता था। और आज तक के जितनी भी कांग्रेस हो, भाजपा हो, जितने भी राजनीतिक दल है 70-75 साल से ये जो काम कर रहे हैं, ये पिछड़ों के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना। इन्होंने आज तक के पिछड़ों को सिर्फ जातीयवाद का उदाहरण कहाँ लिया है उन्होंने, ये टिकट इसको दिया जाए तो जीतेगा, कहाँ पिछड़ों का उन्होंने उपयोग लिया है। और उनको कोई अधिकार है ही नहीं। सदन के अंदर अगर सब पिछड़े, आज भी पिछड़ों की संख्या गिनी जाएगी, तो अगर वो एक मत हो जाएंगे सभी राजनीतिक दलों के, तो ये जनगणना 10 मिनट के अंदर हो जाती है। तो सर आपने भी आरक्षण की बात करी, अभी ओबीसी महासंघ के ऊपर जबलपुर में लाठीचार्ज हुआ। जब ओबीसी के लोग कवाड़ यात्रा या तमाम धार्मिक कार्य करते हैं तो उन पर फूल बरसाए जाते हैं, जब वो हक और अधिकारी की बात करते हैं उन पर लठ बरसाए जाते हैं, ऐसा क्यों? यही तो है, यही संघर्ष है विचारधारा का। जब यही ओबीसी तुम्हारी विचारधारा के अनुरूप काम करते हैं तो उन पर फूल बरसाओ, और जहाँ वो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। ये एक दुर्भाग्य है हमारे देश का। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में प्रमोद महाजन जी, और भी हमारे साथ में फूले ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष सुधाकर जी महाजन। सर ये बताना चाहूँगा, बताइए कि आपको अगर ओबीसी जनगणना हो जाती है तो क्या लाभ होगा? अगर ओबीसी जनगणना इस देश में हो जाती है तो आज ओबीसी का जो परसेंट अगर देखे है पूरे ऑल ओवर भारत में तो उसका 65% है। तो जनगणना अगर होती है तो हर ओबीसी वर्ग का ये मान के चलो कि राजनीतिक, सामाजिक और भारत के लिए बहुत ही अच्छा मतलब प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि ओबीसी वो व्यक्ति है जो लाठी खाना भी जानता है और लाठी मारना भी जानता है। लेकिन जब जनगणना जो है, अगर जाति की जनगणना नहीं हो रही है तो इसका विरोध कौन कर रहा है? उसका विरोध तो पूरी टोटली सरकारें कर रही है उसका विरोध, क्योंकि स्वर्णों को स्वर्ण का अधिकार मिल रहा है, सभी को अपना अधिकार मिल रहा है, बाकी ओबीसी को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। तो मेरा तो ये सोचना है कि जैसे हमारे जो युवा वर्ग है वो इसको और मतलब अपनी तरीके से मतलब इसका विरोध करना चाहिए। जो अपने को आज लागू नहीं कर रहे हैं उसके लिए आंदोलन करना चाहिए बड़े बड़े। अभी जबलपुर में पूरे देश भर में ओबीसी महासंघ आंदोलन कर रही है, लेकिन अभी उन पर लाठियाँ बरसाई। आखिर अगर हक अधिकार की बात करें तो लाठियाँ बढ़ती, तो इस पर क्या कहना चाहूँगे? नहीं, लाठियाँ कब तक बरसाएंगे? सरकारें लाठियाँ कब तक बरसाएंगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, बाकी उनके भी तो मतलब अभी पतन होने का कगार पर है। जिस दिन ओबीसी अगर लागू हो जाता है 27% का आरक्षण, तो उसमें अगर चुनाव की सीटें भी देखी है और चुनाव की सीटें भी अगर उसमें आरक्षित हो जाए तो फिर सबसे ज़्यादा तो ओबीसी का पर्सन रहेगा वहाँ पर। बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री थे। ओबीसी आर्टिकल 340 के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी बिल लागू करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन आज तमाम ओबीसी कई सारे लीडर है, लेकिन ओबीसी के हक अधिकार की बात ही नहीं करना चाहता। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 1935 में ओबीसी के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए, सभी के लिए आर्टिकल 340 लाया था, लेकिन उनकी ना सुनवाई होते हुए तो उन्होंने 1940 में उस पद से इस्तीफा दे दिया था सदन में। और इसके पहले हमारे महान जननायक महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने भी 1802 में यही हंटर शासन में यही लाया था जो अपना ओबीसी आरक्षण के लिए, तो उनकी भी सुनी नहीं गई थी। तो उन्होंने भी मतलब 1809 में उसको स्थगित किया गया था मद्रास शासन के द्वारा। ये थे हमारे साथ में सुधाकर जी महाजन, हमारे साथ में प्रभाकर महाजन जी है। समाज से काफ़ी वरिष्ठ है और इस तमाम गतिविधि में काफ़ी उनका सक्रिय भूमिका रहती है, समाज के हर गतिविधि में बढ़ चढ़ कर। सर ये जानना चाहूँगा कि अगर ओबीसी जाति की जनगणना हो जाती है तो क्या लाभ होगा? ओबीसी जाति की जनगणना होती है तो ओबीसी समाज के जो शैक्षणिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, उनका आर्थिक क्षेत्र में उनकी प्रगति होगी। और इस समाज में इतने क्वालिफाइड लड़के हैं कि वो आराम से अपना हर कंपटीशन एग्ज़ाम फेस कर सके, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लागू क्यों नहीं हो रहा? कौन विरोध कौन कर रहा है? विरोध कोई नहीं कर रहा है। विरोध जब हम ओबीसी समाज संगठित और एक साथ एक सुर में आवाज़ निकालेंगे, ये सरकारें जो विचारधारा को लेके चल रही है, आरक्षण जैसा जनरल 3% होने के बाद भी उनको 10% का लाभ दिया जा रहा, 65% ओबीसी समाज होने के बाद में उनको 14% दिया जा रहा, कहीं न कहीं ये हमारी
ओबीसी समाज में मतलब संगठन और जो जोरदार आवाज़ निकालने की आज आवश्यकता है आंदोलन के माध्यम से। सर मैं अगर देखता हूँ कि ओबीसी तबका अधिकतर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल तमाम इन संगठनों में काम करता है, लेकिन जब हम ओबीसी जब हक और मुद्दे की अगर बात सड़क पे आके लड़ाई लड़ता है तो ये जो संगठन है, जिन संगठनों में हमारे लोग काम करते हैं, वो लोग इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं लड़ाई लड़ते? वो क्या है, उन जिस संगठन में जो व्यक्ति ओबीसी का व्यक्ति काम कर रहा है वो संगठन की विचारधारा उसमें आ जाती है फिर भी, लेकिन उसको जब जगाया जाएगा कि तुम आखिर ओबीसी हो, अपने हक और इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा और अपने आने वाली पीढ़ी को अपन इस प्रकार से लाभ देंगे, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक लाभ मिलेगा, तब वो अपनी विचारधारा को मानते हुए आगे अपने साथ में काम करेगा। जिस प्रकार ओबीसी को 27% आरक्षण है, लेकिन मध्य प्रदेश में 14% मिल रहा था और कमलनाथ ने कुछ बढ़ाया भी था, लेकिन क्या ओबीसी की संख्या के अनुपात में वो आरक्षण बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ओबीसी जो 65% मध्य प्रदेश में है तो उसके अनुपात में 14% मतलब मिल रहा है। अभी 19 मार्च 1919 का जो शासन का या हाईकोर्ट का जो डिसीजन है उसमें वो जो लड़की है उनने मतलब इसके 27% के विपक्ष में उसने ये लगाया था, रिट दायर की थी और उसके पक्ष में वो फेवर में आ गए। तो हम चाहते हैं कि इसको हमारे जो 27% आरक्षण है तारीख पे तारीख कोर्ट द्वारा दी जा रही, लेकिन उसको मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो हम चाहेंगे कि अब हमारे मतलब ज़्यादा हमारी सहनशीलता को मत देखें और हमारी जो ये है उसको न देखते हुए हम आंदोलन की ओर जाएंगे। भविष्य में इस प्रकार से हमारी मांगों को सर्वसम्मति से मांग लेना चाहिए, यही हम शासन से निवेदन करूँ। सर 1931 में जाति का जनगणना हुई थी, उसके बाद ओबीसी की जनगणना नहीं हुई और अभी ये सुनने में आया कि तो देश के प्रधानमंत्री हो सरकार ने भी कोर्ट में हलफनामा प्रस्तुत किया कि ओबीसी की जाति जनगणना नहीं होगी। इस पर क्या कहना चाहोगे? ये हमारे जो समाज में जो ओबीसी समाज के जो वरिष्ठ नेतागण हैं ये कहीं न कहीं किसी के प्रभाव में दबे हुए, वो अपनी विचारधारा को ओपनली मतलब वहाँ रख नहीं सकते। जैसा कि सुधाकर भाई फुले ब्रिगेड वाले ने बताया कि ये यदि सभी जो ओबीसी समाज के बहुसंख्यक जो संसद में बैठे, विधानसभा में बैठे ये नेतागण यदि अपनी आवाज़ बुलंद करे तो उसके साथ पूरा ओबीसी समाज साथ में आ रहे के एक बहुत बड़ा जन आंदोलन के रूप में अपन कर सकते, ताकि सरकारें उसको माने और झुके और अपने उसको 27% आरक्षण लागू करें। जब तमाम पार्टियां ओबीसी मुद्दे पे जनगणना की बात नहीं करती, ना जनगणना कराना चाहती है, लेकिन इनके राजनीतिक पार्टियों में ओबीसी प्रकोष्ठ, ओबीसी मोर्चा तमाम अध्यक्ष बना के रखे, इसका औचित्य क्या है? केवल वोटों की राजनीति है ये, वोटों के लिए ओबीसी क्योंकि बहुसंख्यक समाज ओबीसी समाज है, उनका वोटों का लाभ लेने के लिए ये इस प्रकार से ये प्रकोष्ठ और ये कर रहे, जबकि होना चाहिए था इनको यदि देते हैं तो निश्चित रूप से ओबीसी समाज को आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र में इनको लाभ मिलता, केवल वोटों के लिए ये कर रहे हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में माहिन साहब, हमारे साथ में वामन राव ससानी जी है, सामाजिक कार्यकर्ता। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर ओबीसी जाति जनगणना हो जाती है, अगर नहीं हो रही तो क्या नुकसान हो रहा है, अगर हो जाती तो क्या लाभ होगा, इस पर क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम ये विषय बहुत अच्छा विषय है जो जनमत आवाज़ ने लिया है, मैं साधुवाद देता हूँ जनमत आवाज़ को। ये इक्वलिटी न्यूज़ जो है बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, जो विषय को आपने बहुत गंभीरता से और उसके जितने सारे पहलू है उसके साथ में छुआ, बहुत अच्छा लगा। साथियों, होता यह है कि 1931 में जनगणना होती है और पता चलता है वहाँ पर कि 7.5% आदिवासी लोग हैं, एसटी के लोग हैं। उनको जैसे पता चलता है 1932 में अधिकार भी मिल जाते हैं, आरक्षण भी मिल जाता है। 15% एससी के लोग हैं, पहचान होती है, आरक्षण भी मिल जाता है, अधिकार भी मिल जाते हैं। 52% ओबीसी के लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, पता चलता है, पहचान होती है, ना अधिकार मिलता है ना आरक्षण मिलता है। आरक्षण का प्रावधान संविधान में है, इसके बावजूद आरक्षण नहीं दिया जाता है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उस समय से इस बात की मांग उठाई जा रही है कि 52% है तो 52% को 52% अधिकार मिलने चाहिए, उतना आरक्षण उनको मिलना चाहिए। आरक्षण का तात्पर्य यह है, आरक्षण का तात्पर्य यह है कि हमारी हिस्सेदारी, हमारी भागीदारी हमको मिले, हम सत्ता में उस संख्या में पहुँचे।
ये सारी बातें उसमें हैं। अफसोस इस बात का रहा है, अब तक ओबीसी समाज जो था पूर्ण रूपेण सोया हुआ था, या दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ तो मानसिक गुलाम था। धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, इसमें जकड़ा हुआ था। लेकिन अब चित्र बदल रहा है। अभी जैसे कि हमारे साथी ने कहा, प्रमोद महाजन साहब ने कहा, प्रभाकर महाजन साहब ने कहा, माली समाज के अध्यक्ष साहब ने कहा, इतनी जागरूकता आ गई है, बहुत अच्छा चित्र है। और मैं देख रहा हूँ कि उत्तर भारत में भी इस तरह की जागृति हो रही है। अब 1931 में जब पता चला कि 52% ओबीसी है, लेकिन 52% ओबीसी को 60 साल बाद 1932 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिल गया था। उसके 60 साल बाद 1992 में 52% ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। उसमें भी क्रीमी लेयर लगा दी। ये विषय इसलिए अध्ययन का विषय है, गंभीरता का विषय है, क्रांति का विषय है कि जिस दिन यह बात समझ में यहाँ के मूल निवासी ओबीसी को आ जाएगी, उस दिन भारत में बहुत बड़ा स्फोट हो जाएगा, बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों इसके तरफ अनदेखी की जाती है। हमारा जो ओबीसी भाई है वो अपने क्या बोलते हैं उसको, काम धंधे में व्यस्त है एकदम। वो इस बातों की तरफ ध्यान नहीं देता है। उसको देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, करता है ना कोई तो भी कर रहा है ना, इसलिए उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन अभी चित्र अच्छा नज़र आ रहा है। उत्तर भारत में जितने भी हमारे ओबीसी के लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जाति निहाय जनगणना इसलिए होनी चाहिए कि कौन सा समाज कितनी संख्या में है ये पर्टिकुलर पता चलेगा। वो समाज की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, कहाँ देश की आज़ादी के बाद में, संविधान लागू होने के बाद में उसने कितनी प्रगति कर ली, इन सब बातों के बारे में बातों के बारे में जानकारी होंगी। और जानकारी होंगे तो वो किस बात के लिए किस कारण पिछड़ा है और किस बात के कारण वो आज तक ओबीसी कहलाया जा रहा है, उसका क्या इलाज करना चाहिए कि वो अपने पिछड़ेपन से अगड़ेपन में आए या अपना विकास करे, अपनी प्रगति करे। ये गंभीर विषय है। और भारत के 52% नहीं, जैसे साहब ने बताया कि 65% ओबीसी के लोग हैं, तो 65% एक संख्या बहुत बड़ी होती है। यानी कि संपूर्ण भारत का 65% लोग आज की तारीख में पंगु बना हुआ है और सरकार उसका इलाज नहीं चाहती है। न नेहरू जी ने चाहा था, न इंदिरा गांधी ने चाहा, जितने प्राइम मिनिस्टर बने किसी ने नहीं चाहा। वीपी सिंह ने चाहा 27% आरक्षण देकर ओबीसी तीसरी कर दिया, लेकिन अधिकार ओबीसी को नहीं मिला। इसलिए मैं ओबीसी भाइयों को कहना चाहूँगा कि थोड़ा तो त्याग करना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा। हम आपके साथ में हैं, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ आवाज़ देंगे, वहाँ पर आएंगे, क्योंकि आप भी ये देश के राजतंत्र के राजनीति के शिकार हो। अभी भी राजनीति होती जा रही है, लेकिन सही मायने में पिछड़ों का इलाज नहीं हो पा रहा है। पिछड़े ही है, आज़ाद समझ रहे अपने को, लेकिन फैक्ट में, प्रत्यक्ष में वो गुलाम है निश्चित रूप से। और इस बात के लिए जाति निहाय जनगणना होनी चाहिए, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अमन ससाने जी, हमारे साथ में पाटिल साहब है। सर, क्या कहना चाहोगे? जनगणना तो वास्तव में होना चाहिए, लेकिन दबे हुए कुछ लोग, हर दल का आदमी अपने वरिष्ठों के तरफ दबा हुआ। जैसा मैं पिछड़ा हूँ, अगर मैं किसी पार्टी को बिलोंग करता हूँ तो मेरे ऊपर एक प्रेशर रहता है। तो ऐसे जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं कहीं के बैठे हुए, उनके ऊपर अपने वरिष्ठों का प्रेशर है, इसलिए हो नहीं पा रहा है। नहीं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी जी ने भी इसको बढ़ाया था कि नहीं होगी जनगणना, अभी मोदी जी ने भी हलफनामा प्रस्तुत करा कि जनगणना नहीं हो सकती, लेकिन जानवरों की होती है, पशु की हो रही है। आखिर ओबीसी जनगणना से इतना डर क्यों? मैं वही तो बता रहा हूँ कि कोई आदमी अगर करना चाहता है तो इतना दबाव उसके ऊपर है। मेरे ऊपर मान लो कोई पद है, एमएलए का पद है, मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। जनगणना अगर हो जाती तो कितना डर, जनगणना से क्यों डर लग रहा है? जनगणना से डर है ना कि अपने साथ में आके खड़े हो जाएंगे। जनगणना से डर है, पिछले जो लोग हैं अपने साथ में आके खड़े हो जाएंगे, अपने अधिकार मांगेंगे, और जब अपने अधिकार मांगेंगे उनको अपना जन आधार खसकता हुआ नजर आएगा तो उनको तकलीफ तो होगी कुल मिला के। ये इसलिए नहीं चाह रहे हो। तो इसके लिए एक्चुअल में ऐसा है कि जन आंदोलन होना चाहिए बहुत बड़ा। ये जो आप बोल रहे हैं लाठियाँ खाई, लाठियाँ तो खाना ही पड़ेगी, और एक लंबा जन आंदोलन इसके लिए करना पड़ेगा, जा के लोगों को जगाना पड़ेगा।
अपने निजी काम छोड़ के हर व्यक्ति को जगाना पड़ेगा जा जाके, तभी आंदोलन सक्सेस होगा। पाटिल साहब ने कहा कि जन आंदोलन करना पड़ेगा। सर अंत में क्या कहना चाहोगे सर? मैं ये इक्विलिटी न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इस मुद्दे को उछाला। मैं सभी हमारे अनिल भाई, हमारे भाई साहब का, सबका मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस प्रकार भविष्य में भी ओबीसी को लेते आंदोलन को लेते हुए हमारे को इसी प्रकार का सहयोग मिले, यही अपेक्षा। माइन साहब क्या कहना चाहोगे, कुछ कह सकते हो आप? अभी हमारी जो कोर कमेटी है मराठा सेवा संघ की, उसके अंदर ये विषय बहुत गंभीरता से लिया गया है और हो सके हम ये जो आरक्षण है अभी, ये अब सिर्फ सरकारी कार्यपूर्ता नहीं लेंगे, राजनीतिक से लेके तो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, इसके लिए एक ताना बाना बुनेंगे। और बरहानपुर क्षेत्र के अंदर अगर पिछड़ों की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर से पिछड़ा ही उसका प्रतिनिधित्व करेगा, ये डिमांड लेकर जब हम समाज के अंदर जाएंगे, समाज में जागरूकता आएगी। सर एक राजनीति से हट के बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछली बार अभी लोकसभा का ओबीसी कार्ड खेला, ओबीसी को टिकट दिया गया, तो तमाम देखा गया कि आज उम्मीदवार भी जीत गया। इस पर जिस प्रकार से अगर देखें कि SC ST OBC तमाम बहुजन लोग आए और परिणाम भी आया, क्या कहना, इस पर क्या कहोगे? देखिए, तीन की 4 सीटें लोकसभा की पूरे भारत में थी। बीजेपी ने पिछले 7 साल में ऐसा कौन सा करिश्मा कर दिया कि सिर्फ यहाँ की सीट जीतती है और बाहर की सब सीटें हार जाती है। एक भी सीट लोकसभा की नहीं जीत पाया बीजेपी वाला। बहुत सही तरीके से कार्ड खेला गया पिछड़ों का यहाँ पर बीजेपी के द्वारा। और आनंद की बात है कि यहाँ से पिछड़ों ने और SC ST OBC के सभी लोगों ने उसको तन मन धन से मदद कर उस कैंडिडेट को जिताया। पर दुर्दैव यही रहेगा कि वोट हमारे रहेंगे पर विचार उसके रहेंगे। परेशानी यह है, इसलिए हम तो तन मन धन से तो सब कार्य करने को तैयार रहते हैं, परंतु हमारा जो नेतृत्व है, हमारा नेतृत्व आज भी उभर कर सामने जब तक कि नहीं आएगा, जब तक कि इनका विरोध नहीं करेगा। जिस तरीके से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के लिए ताल ठोक दिए, बिल्कुल उसी प्रकार से हर राज्य के अंदर से हमको राजनीतिक लोगों का सहारा नहीं लेना है। अगर हमने राजनीतिक लोगों का सहारा लिया तो हमको कुछ मिलेगा नहीं। इसका सादा उदाहरण है भी किसान आंदोलन। किसान आंदोलन कोई नहीं बोलता था कि इस तरीके से इस नतीजे पे आएगा। तो इसके लिए एक ही है कि हमें सभी पिछड़ी जाति के सामाजिक संगठनों के साथ में एक बैठक कर सड़क पर उतर कर, जो 27% जो आरक्षण मिला था वो कोई भीख नहीं मिली थी, वो तो 6 दिसंबर का जो कांड उन्होंने किया था वो दबाने के लिए उन्होंने ओबीसीओ के लिए 27% का एक झुंझुना फेंक दिया था, ताकि हमारा जो दुष्कर्म है वो बाबरी मस्जिद वाला वो दब जाए। अब समय आ गया है कि अब हम आगे की सोच यही रखेंगे, आने वाली पीढ़ी को अगर हमको सभी दूर से सुरक्षित और आरक्षित करना है तो सभी सामाजिक संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल बनेगा। जिस तरीके से इन्होंने 40 लोगों का किसान संगठन बनाया, उसी प्रकार से पिछड़ी जाति के सभी संगठनों के पदाधिकारियों की एक बैठक हम जल्द से जल्द बुलाने वाले हैं। और अभी तो मराठा सेवा संघ तो अखिल भारतीय स्तर पर काम करने लग गया है और उसी में से मैं आज 3 राज्यों का प्रभारी हूँ और मेरे पे वो जवाबदारी दी गई है कि 3 राज्यों के सभी राज्य प्रतिनिधियों से बात कर एक जन आंदोलन की तैयारी करें। और उसको साथ साथ हम SC ST लोगों से भी विनती करने वाले हैं कि वो हमारा साथ दें और वो हमारा साथ हमेशा देते आए हैं आज तक के, इसलिए मैं उनका पहले से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और भविष्य के अंदर ये हमारा जो हक है, बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर शाहू महाराज ने जो शुरुआत की थी, जिसको परिवर्तित किया बाबा साहब ने संविधान के अंदर, वो हक हमको छीन के लेना पड़ेगा। ये समय आ गया है। जय जी जाओ। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे सर अंत में? अंत में इक्वलिटी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा हमारे बीच में लाया। और मैं अंत में और एक बात कहना चाहूँगा सभी OBC बंधुओं से कि वो अपने अपने स्तर पर उसको जनगणना की जाए और उसको मीडिया के थ्रू, वो सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ तक दिल्ली की सरकार तक उसको पहुँचाया जाए। मैं यही
कहना चाहूँगा लास्ट में। धन्यवाद। ये आज चर्चा में माली समाज के अध्यक्ष प्रभाकर जी महाजन जी, मराठा सेवा संघ के प्रमोद महाजन जी, सुधाकर महाजन जी, DL पाटिल, सामाजिक कार्यकर्ता वामन राव ससाने, इन तमाम वक्ताओं ने ओबीसी की जातीय जनगणना पर अपनी राय रखी। क्योंकि इस देश में अगर ओबीसी की जातीय जनगणना अगर हो जाती है तो इस देश में ये माना जाएगा कि सामाजिक आर्थिक हर क्षेत्र में ओबीसी को भागीदारी मिलेगी। अगर भागीदारी आज तक नहीं मिली तो ये माना जाए कि आज तक इनका इस देश में शोषण होते आया है। क्योंकि अगर इस देश में अगर ओबीसी की जनगणना हो जाती है तो तमाम मुद्दों पर, क्योंकि देश में वो क्रांति आएगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश में सामाजिक क्रांति आएगी। तो सामाजिक क्रांति जब तक नहीं आएगी तब तक वैचारिक क्रांति नहीं आएगी। और आज ओबीसी वैचारिक क्रांति की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं अनिल सोले।